प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जाति का विनाश। इसको अंग्रेजी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। वास्तव में यह जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो पुस्तक है, यह वास्तव में उनका एक विश्व प्रसिद्ध भाषण है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं देने दिया गया। इस भाषण का अनुवाद लगभग कई भाषाओं में हो चुका है और हिंदी भाषा में अनुवाद करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राजकिशोर जी को, जिन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस पुस्तक पर, इस भाषण पर हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। एक बात याद रखने की है कि यह भाषण एक विषय के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के समस्त विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसकी भूमिका में राजकिशोर ने बहुत शानदार बात लिखी है। वे कहते हैं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो, यह बुद्ध के विचार हैं। और दूसरी ओर एच ड्रमांड कहते हैं कि जो तर्क नहीं करेगा वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जिसमें तर्क करने का साहस नहीं वह दास है। इस तरह से इसके प्रारंभ में कुछ विद्वानों के विचार दिए गए हैं। यह वास्तव में तो मूल रूप से यह अंग्रेजी में था, लेकिन हिंदी अनुवाद की जो बात है उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभी विद्यार्थियों को समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि भारत के किसी भी कोने में रहने वाले शोधार्थी जब हिंदी सिनेमा के गाने समझ सकते हैं तो मेरी कही हुई इस छोटी सी बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। यह है लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया एक व्याख्यान, जो इसलिए दिया नहीं जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को यह कहकर रद्द कर दिया था कि व्याख्यान में व्यक्त किए गए विचार अधिवेशन को स्वीकार नहीं होंगे। इस संबंध में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कुछ बातें कही वे इस प्रकार हैं। सबसे पहली तो यह है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूं। इस बात को कहते हुए कहते हैं कि मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने महात्मा गांधी की सत्ता के आगे भी जिन पर कि उनकी श्रद्धा है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निस्संदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। यह बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। वास्तव में देखा जाए तो इस तरह की जो पुस्तक है कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी लगी है। जहाँ तक मेरे परखने की बात है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में भी इस पुस्तक को लगाया गया है। आगे वो कहते हैं कि मंडल से स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चुनाव करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मणो गुरुः, यह शास्त्रीय निर्देश भी है, यानी वर्णानाम ब्राह्मणो गुरुः। यह मनुस्मृति के आप देखेंगे तो 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। मनुस्मृति का यह अध्याय वर्णों और उसके कर्तव्यों की चर्चा करता है तथा विस्तार से बताता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे वे कहते हैं कि अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, वह चाहे कितना ही विद्वान हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने
जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, यह बात बहुत साफ कर दी है। दासबोध में जो मराठी में लिखा एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अंत्यज को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो पंडित है? रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं। इस तरह के जो रेफरेंस हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। रामदास 17वीं शताब्दी के मराठा राजा शिवाजी 1630 से 1680 के समकालीन थे और कहा जाता है कि उनके ब्राह्मण गुरु थे। रामदास ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, जबकि उनके ही समकालीन अन्य भक्त कवि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को खारिज करते थे और ईश्वर और भक्त के बीच में पुरोहितों की मध्यस्थता को अस्वीकार करते थे। रामदास का ग्रंथ दासबोध के 20 भागों में 70,000 ओबियां यानी मराठी शब्द संकलित हैं। यह ग्रंथ वेदांत दर्शन की व्याख्या करता है। रामदास ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता बताते हैं और ये विचार प्रकट करते हैं कि मराठी समाज सामाजिक स्तर पर एक टूटन की स्थिति में है, जिसका कारण मुस्लिम आक्रमण, हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण और ब्राह्मण आध्यात्मिक नेतृत्व का स्थान अनधिकृत तरीके से गैर ब्राह्मण वाकरी संतों और गुरुओं द्वारा ले लेना है। रामदास आज भी हिंदू राष्ट्रवादियों, विशेषकर महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मणों के नायक हैं। आगे वो बताया जाता है कि यह मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए कि किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल मुंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतने नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध से मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के बहुत विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूं हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि उनके बीच में एक अवांछित व्यक्ति हूं। यह सब जानने के कारण मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूं। इस कारण पहले से ही काफी नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। आगे वो स्पष्ट करते हैं कि सवर्ण का जो इसमें जिक्र किया है वह है जो वर्ण व्यवस्था के भीतर उच्च जाति के हैं। यह शब्द अब द्विज जातियों के लिए रूढ़ हो गया है। आगे बताते हैं कि हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूं। यहां भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है, इसीलिए हूं। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खासतौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहां जो कुछ भी कहना चाहता हूं उसे समस्या के हल के लिए आप कहां तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूं। कितनी स्पष्ट भाषा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। अब उसको आप स्वीकार करें या ना करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और वास्तव में कोई भी परिभाषा अंतिम परिभाषा नहीं होती है और किसी भी व्यक्ति या विचार को कोई भी समाज कितना स्वीकार करेगा, ये तो वक्त और लोगों की सोच पर निर्भर करता है। आगे बताते हैं कि राजनीतिक सुधार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कही कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। इस बारे में वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण और कम से कम भारत में की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक हैं। आलोचकों को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग राजनीतिक सुधारों का है और दूसरा समाजवादियों का।
आगे बाबा साहब अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्य कुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। यानी कुरीतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्य कुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस तथ्य की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस यानी समाज सुधार सम्मेलन की भी नींव रखी गई। अब यहां देखते हैं, इसमें जो रेफरेंस दिया है यह अंबेडकर ने यह शब्दावली जॉन डेवी यानी 1859 से 1952 से ली थी। जॉन डेवी व्यवहारवादी दार्शनिक, क्रांतिकारी लोकतांत्रिक और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। जॉन डेवी ने अंबेडकर को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। डेवी ने लगभग 40 किताबें लिखी। उन्होंने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण में सहयोग दिया। इन संस्थाओं में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल्स, द लीग फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, द न्यूयॉर्क टीचर यूनियन, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर और इसके साथ ही न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च शामिल हैं। अब दूसरे का जो रेफरेंस है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नेरोजी और दिनशा वाचा शामिल थी। अपने गठन के शुरुआती समय में कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता से कुछ सुधारों की मांग करने तक सीमित थी और उसका दायरा उच्च जातियों और अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। धीरे धीरे कांग्रेस का व्यापक जनता के बीच प्रभाव बढ़ता गया और सन 1920 के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी का नेतृत्व स्थापित हो गया। 1930 तक आते आते कांग्रेस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से स्वराज की मांग करने लगी। आगे कहते हैं कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को परिभाषित करने की थी। वहीं सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को दूर करने में लगी हुई थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही साझा कर्म के दो डैनों की तरह काम करते रहे और उनका वार्षिक अधिवेशन एक ही पंडाल में होता रहा। लेकिन जल्दी ही दोनों डैनों ने दो पार्टियों का रूप ले लिया, जिसमें पहली राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी थी सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों के बीच भयावह विवाद होने लगा। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी शिविरों में ढल गईं। विवाद का विषय यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार के पहले होने चाहिए। 10 साल तक दोनों पक्षों की ताकत बराबर बनी रही और इस लड़ाई में किसी एक पक्ष की जीत नहीं हुई। लेकिन यह साफ दिखाई पड़ता था कि सोशल कॉन्फ्रेंस तेजी से कमजोर हो रही है। सोशल कॉन्फ्रेंस के सत्रों की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव शोक प्रकट करने लगे कि अधिकांश शिक्षित हिंदू राजनीतिक सुधार तो चाहते हैं लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन हैं और कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती थी तथा जो नहीं आए पर कांग्रेस से जिनका लगाव था उनकी संख्या और भी ज्यादा होती थी, जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। आगे बताते हैं कि सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रति इस उदासीनता उसमें उपस्थित होने वालों की संख्या के क्षीण होते जाने का अगला कदम था। राजनेताओं का विरोध भाव जो छिपा नहीं रहता था। जिस उदारता से कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पंडाल का इस्तेमाल करने देती थी, वह स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों के फलस्वरूप वापस ले ली गई और परस्पर शत्रुता की भावना इतनी तीव्र हो गई थी कि जब सोशल कॉन्फ्रेंस ने अपना पंडाल अलग बनाना चाहा तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दी। इस तरह थोड़े ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी विजयी और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते विस्मित का शिकार हो गई। इसमें जो कांग्रेस का जिक्र किया है, कांग्रेस के सामाजिक पहलू को आगे बढ़ाना था। इसके मुख्य रूप से महिलाओं को सामाजिक उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेताओं ने सोशल कॉन्फ्रेंस के अनुयायियों के साधारण सुधारों के प्रस्ताव का भी सख्त विरोध किया।
बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक यानी 1865 से 1920 एक चित पावन ब्राह्मण और एक सामाजिक रूढ़िवादी थे जो कांग्रेस के राष्ट्रवाद को एक खास तरह के अति दक्षिणपंथी रंग में रंगना चाहते थे। तिलक महिलाओं के और गैर ब्राह्मणों की शिक्षा तक को राष्ट्रीयता की क्षति के रूप में देखते थे और उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित स्कूलों का लगातार विरोध करते रहे। यह काम वे उस समय से कर रहे थे जब उनके समकालीन ज्योतिबा फुले न केवल ब्राह्मणवाद पर चौतरफा हमला बोल रहे थे, अपितु स्त्रियों और शूद्रों तथा अतिशूद्रों की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना कर रहे थे। अब आप यहां साफ साफ देख सकते हैं दो लोगों की सोच में कितना बड़ा फर्क है। ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की जिसमें अस्पृश्यों का भी प्रवेश होता था। अब आप इसमें कहते हैं कि 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री WC बनर्जी का व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार के मौके पर दिया जाने वाले वक्तव्य की तरह प्रतीत होता है और कांग्रेस के ठेठ नजरियों का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व करता है कि मैं उसका निम्नलिखित अंश उद्धृत करने की धृष्टता करता हूं। श्री बनर्जी कहते हैं, कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता। क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती है, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। जो सोशल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रूढ़िवादी शक्तियों के बीच तीखा संघर्ष चलता रहा। महाराष्ट्र में तिलक ने गणपति और शिवाजी त्योहारों के माध्यम से हिंदू प्रतीकों का राजनीतिक संदेश देने के लिए सशक्त इस्तेमाल किया। 1895 में जब कांग्रेस का सम्मेलन पुणे में हुआ तो तिलक सामाजिक सुधार विरोधी सहयोगियों के उपद्रव करके सोशल कॉन्फ्रेंस को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि कांग्रेस के स्थल का अपने सम्मेलन के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें। आगे बताते हैं कि मैं राजनीतिक सुधार के पक्ष में श्री बनर्जी का तर्क प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग बहुत थे जो यह देखकर खुश थे कि जीत कांग्रेस की हुई है, लेकिन सामाजिक सुधार में जिनका विश्वास है वे प्रश्न कर सकते हैं। बनर्जी ने जो तर्क दिया है क्या वह अंतिम है? क्या वह यह साबित करता है कि जिनकी जीत हुई है उनका पक्ष सही था? क्या यह तर्क अंतिम रूप से इस बात को साबित कर देता है कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की कोई अहमियत नहीं है? यदि मैं मामले का दूसरा पहलू प्रस्तुत करूं तो इससे पहले मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्य उस सलूक से ग्रहण करूंगा जो अछूतों के साथ किया जाता है। बस आज की चर्चा यहीं तक थी। मैंने आपसे कुछ बातें रखी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के भाषण का अंश रहीं और आगे भी आपसे इस पुस्तक के संदर्भ में बात होगी। यानी मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं बात कही है, बात रखी है जो इस पुस्तक में कही जाने वाली, लेकिन एक बात स्पष्ट होती है कि किसी भी समाज के निर्माण के लिए सामाजिक समरसता बहुत ज़रूरी है और भारत जैसे देश में जाति व्यवस्था का खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह प्रत्येक विद्वान और संवेदनशील मनुष्य इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारतीय समाज का जो भवन है वो पूरा का पूरा जाति व्यवस्था पर आधारित है, चाहे राजनीतिक भवन हो या आर्थिक भवन हो, कोई भी संरचना हो। इसलिए और ये भी है दूसरा पक्ष इसका कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए, एक समतामूलक समाज बनाने के लिए जाति व्यवस्था सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जाति किसी भी जाति को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। शायद इसीलिए यह बात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस समय सबके सामने रखी होगी और ये वर्तमान में भी यह सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इस तरह की पुस्तक को आज पढ़ना प्रासंगिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यह चीज़ें समाज में कहीं ना कहीं आज भी जिंदा हैं, जबकि दुनिया 21वीं सदी में चांद पर प्रवेश कर गई है। धन्यवाद।